हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो एटॉमिक साइज था उसको पूरी तरह से पढ़ लिया था, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ा था। आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी पढ़ना? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हम बोले थे कि साइज से रिलेटेड होता है। किससे होता है? साइज से। तो ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ये सेल है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। इस सब में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। अपने ओर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? न्यूक्लियस खींच रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। जेड इफेक्टिव जिसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। चलिए ठीक। तो न्यूक्लियस जितना बल लगा के खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन उतना अंदर जाएगा। जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, इसका भी निगेटिव चार्ज, इसको रिपेल भी करेगा। तब पर भी यदि ये एक फिक्स एरिया में जो 90 से 95% घूमता है, तो ये फिक्स एरिया है, क्या ये इधर नहीं जाएगा? तो जो इस फिक्स एरिया पे घूमता है तो वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसी पे चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये चक्कर लगाते रहता है। तो न्यूक्लियस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। ये बल से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जितना बल से ये खींचेगा, यदि हम एक्स्ट्रा उतना बल दे दें, क्या कर दे? एक्स्ट्रा उतना बल दे दे, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां से हट के कहां चले आएगा? यहां चले आएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये न्यूक्लियस है और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? जोर से पकड़ा हुआ है। दूसरा मजबूत आदमी आया और उस आदमी को क्या किया? जोर से पकड़ के खींच लिया। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ ये मार्कर पकड़े हुए हैं, जोर से पकड़ेंगे, कोई आएगा जोर से छीन लेगा, मतलब छीन के एकाएक चले जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हम जितना बल से इस मार्कर को पकड़े हुए हैं, उससे ज्यादा बल लगा के कोई आया, इसको छीन के चले गया। वही बात है इसमें कि जो ये जो न्यूक्लियस होता है, जितना बल से क्या करता है? इसको पकड़े हुए रहता है। यदि हम लोग या कोई भी जितना बल से ये पकड़ा, उससे ज्यादा एनर्जी दे दे, क्या कर दे? उससे ज्यादा एनर्जी दे दे, तो ये इधर ना आके ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप लोग समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इसके लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं ना, इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? कि न्यूक्लियस जितना बल लगा के बाहरी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ रहता है, यदि उसको उससे ज्यादा हम एनर्जी दे दे, तो न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। अर्थात हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को उसके मतलब पावर से, अट्रैक्ट से छीन लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब जो न्यूक्लियस से छुड़ाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की हमें आवश्यकता होगी, वही क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है कि जो ये किस स्टेट का बात होगी? क्या सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा? किस स्टेज में ये प्रोसेस होता है? किससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये होता है गैसियस में। कोई भी चीज हो, कोई भी एटम हो, उसको हम गैसियस में ले जा सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट जितने भी है, सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? गैस फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? हीट ऑन करके उसको गैस वाले अवस्था में ले जाएंगे, गैसियस अवस्था में कोई भी एलिमेंट।
उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी देके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराएंगे, फ्री कराएंगे, ठीक है। तो इसी में जो एनर्जी हमको लगेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगेगा, कितना एक्स्ट्रा लगेगा, जितना मतलब न्यूक्लियस पावर लगा के अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा उससे ज़्यादा लगेगा, वही क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी समझ लिए। अब बात करते हैं आगे कि ये किसके लिए होता है, ये एटम में होता है, मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और ये एटम में होता है। तो हम ये बात लिख लेते हैं। रिलेटेड, ठीक है, ये रिलेटेड किससे है, देखिए रिलेटेड विथ आयोनाइजेशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, मतलब एटम या मॉलिक्यूल के आयन, मतलब उस पे आयन लाएंगे, ठीक है। और हम कौन सा आयन का बात कर रहे हैं, मेनली पॉजिटिव आयन, रिलेटिव विथ आयोनाइजेशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एटम या मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कौन चीज से रिलेटेड है, एटम और मॉलिक्यूल के आयन से रिलेटेड है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन। अब देखिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो हटाते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद जो उस पर आयन आता है, उसका हम बात करेंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या है, ये एटम या मॉलिक्यूल के आयन से संबंधित है, ठीक है। ये परमाणु या अणु के आयन, आयन में भी कौन सा धनायन का बात करेंगे, से संबंधित है, संबंधित, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे किसको, ठीक है। अब उसका बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कब हटाए, एक गैसियस एटम था, गैसियस एटम से के बाहरी कक्षा से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हटाए, गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाए। इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। वही अब हम लिखने वाले हैं, आई ही लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है देखिए, इट इज, देखिए परिभाषा क्या होगा, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या होता है, यह एनर्जी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, ठीक है। टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, फॉर्म आउटर सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कहाँ से, आउटर सेल से, बाहरी कक्षा से, किसके आउटर सेल है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा, हिंदी में क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, जो मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसके बाहरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो हटाएंगे उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, वही क्या होता है, वही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, एटम है, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया तो यहाँ पे डेल्टा ई कर देते हैं, क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, या ये क्या आ जाएगा, एक्स पे प्लस चार्ज, क्या आ गया, एक्स पे प्लस चार्ज। तो इसमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे जितना एनर्जी देना पड़ेगा, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा शुरुआत यहाँ से की रहती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, मतलब ये जहां से न्यूट्रल होगा, गैसियस एटम न्यूट्रल होगा, उसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो ठीक है,
अब देखिए सेकेंड का बात करते हैं। मान लीजिए कोई एटम हुआ है, लेकिन हाँ ये गैस होगा, यहां भी गैस लिख दीजिए, गैसियस एटम का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आ जाएगा इस पे प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा एच बराबर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब I1। मान लीजिए अब स्कैंडियम का लेते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, ये मत बोलिएगा सॉलिड है, सॉलिड है लेकिन जब पहले इसको गैस में ले जाएंगे फिर ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन देने योग्य होगा, फिर एनर्जी हम एक्स्ट्रा देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा ये स्कैंडियम पे प्लस होना प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक ही प्लस देंगे, क्यों एक ही प्लस दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और ये गैसियस फेज में रहेगा। अब देखिए डेल्टा एच मतलब हमें एनर्जी देना पड़ा, कितना देना पड़ा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इसको मान लेते हैं, जितना देना पड़ा पता नहीं ना अभी कितना एनर्जी देना पड़ा, इसीलिए क्या किए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लिए। अब देखिए मान लेते कॉपर, ये गैसियस फेज में लेंगे, ठीक है, तो कॉपर पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये हो जाएगा डेल्टा एच बराबर I1, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लेंगे, चाहे लेंथेनम ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा लेंथेनम पे गैसियस फेज में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्लस आ जाएगा, डेल्टा एच बराबर ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यदि फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन पहली बार इलेक्ट्रॉन त्यागा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ त्यागना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। जब एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एक एटम था, अब ये दूसरा एटम है, ये भी पहला क्या है इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसके लिए वह प्लस आ जाएगा, इसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। स्कैंडियम का है, इसका भी क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। कॉपर का भी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, लिथियम का भी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब देखिए ये है, ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पे प्लस हुआ, ये डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये इस फेज में रहेगा और यहाँ पे प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, ये हो जाएगा एक्स पे +2, तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, फटाफट दिमाग लगिए, देखिए क्या बोले हम, ये x प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से x पहले एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो x प्लस बना है, x क्या किया पहले एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब एनर्जी हम लोग ज्यादा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद फिर एनर्जी हम लोग दे ही रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा x पे प्लस है, एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक पहले से त्यागा है एक और त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसीलिए x पे 2+। अब देखिए तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लिखेंगे, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हम सेकेंड लिख दे, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हम सेकेंड लिख दे, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है कि फर्स्ट है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, देखिए अनुभव कीजिए, आप अनुमान लगाइए, मान लीजिए कोई, ये हमको पता नहीं है, पहले से एक एटम है जिसका क्या है, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से त्यागा हुआ है, तो इसके लिए तो पहला ही होगा ना, इस एटम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी होगा,
नहीं समझ में। इस एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मतलब X प्लस के लिए ये जो है X2 प्लस, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। लेकिन यही यदि हम बोल दे X से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और तब X2 प्लस बनाया है, X+2 बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा H बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी एक होगा कि 2? आयोनाइजेशन एनर्जी एक कि 2? यहां देखिए ये न्यूट्रल है, गैस है, सबने गैस लिखिए। इन्होंने एक दिया था, एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। लेकिन ये न्यूट्रल गैस है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब X2 प्लस जाता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है। तो कहीं भी यदि हमें किसी भी चीज का आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड लिखा रहे, क्या लिखा रहे? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड लिखा रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 2 चीज हो सकता है। पहला क्या चीज हो सकता है? या तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा, सेकेंड वाला क्या हो सकता है? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। किसका होगा? प्लस वाले का। कोई भी चार्ज प्लस हो तो उसका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और यदि न्यूट्रल गैसियस एटम है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं X2 प्लस का ही बात करते हैं। ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो सकता है, क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कब होगा? 2 प्लस, जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कब? जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ रहेगा, तब में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो X2 प्लस हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड कब होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? सेकेंड कब होगा? जब ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा, तब न 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ये हो जाएगा X2 प्लस, ठीक है। तो अब देखिए और आगे एक और बताते हैं, उससे और क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 प्लस से एक और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। 2 प्लस और एनर्जी देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या हो गया? एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब X के कितना चार्ज? +3 चार्ज। ये गैसियस फेज में होगा, डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? तो देखिए इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होने वाला है, देखिए ये तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से क्या है? निकाला हुआ है, यस, ठीक है। ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो ये कितना निकाल रहा है? एक ही एक्स्ट्रा निकाल रहा है ना, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। मतलब कि यदि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लिखा रहे, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लिखा रहे, इसके लिए 3 केस हो सकता है। कितना केस? 3 केस। पहला तो वो होगा, यहाँ पे X+3 लिख देते हैं। पहला कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, जिससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा। मतलब X2 प्लस 2 प्लस पहले से मौजूद है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड किसका होगा? आयोनाइजेशन सेकेंड इसका होगा जिसपे एक ही इलेक्ट्रॉन पहले निकला हुआ है और 2 बाद में निकाले, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। मतलब X पे 2 प्लस का बात करेंगे।
2 प्लस नहीं 1 प्लस ना, क्योंकि एक पहले से बाद में 2 निकालना। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड किसका होगा, जिससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड मतलब जिससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक्स गैस मतलब न्यूट्रल का बात करें, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, X3 प्लस बन गया, इसीलिए आयोनाइजेशन फर्स्ट। इसमें से 2 निकल गया, तब क्या हुआ, X3 बना, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ये इसमें से 3 निकला, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। इस प्रकार से आप क्या सीखे, क्या कौन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा, कौन सेकेंड होगा, कौन थर्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए मैग्नीज का ले लेते हैं Mn प्लस 5। Mn प्लस 5 में क्या क्या हो सकता है, 5 केस होगा, सीधी बात है, कितना केस होगा, 5 केस, मतलब 5 को क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसके लिए होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसके लिए, जिसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब पहले से 4 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, x प्लस 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो x प्लस 5 हो गया, सॉरी Mn प्लस 5 ना, Mn हो जाएगा यहाँ पे, Mn प्लस 4 पहले से, Mn में 4 पहले निकला रहेगा, तब Mn प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 5 कर देते हैं। ठीक है, 4 निकला। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसका होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसका होगा, जब Mn 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तब 5 होगा, मतलब प्लस 3 पहले से निकाले रहेगा और 2 बाद में निकालेगा तब ना 5 होगा, इसमें प्लस 3 मतलब 3 पहले निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब किसी का Mn प्लस 2 भी होगा, जो क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड दिखाएगा, Mn प्लस 2 होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। क्यों, यहाँ थर्ड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, क्यों, क्योंकि पहले से 2 निकाला है और 3 अभी निकाला, जो निकाला अभी वही आयोनाइजेशन एनर्जी, 3 निकाला था आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, Mn प्लस 4, 4 पहले से निकाले रहेगा, 1 बाद में निकालेगा। यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका होगा, जो Mn होगा और गैसियस फेज में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालना सीख गए होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। या तो एनर्जी दिया हुआ रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे पता चलेगा, या तो एक ऐसे दिया रहेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ रहेगा, गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दिया हुआ रहेगा, किसके रूप में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में, आयोनाइजेशन या तो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ रहेगा उसी से पता चल जाएगा, नहीं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल के रूप में दिया रहेगा, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से गुना कर देना, गुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट जो दिया रहेगा वही। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देख लेना, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, उसके बाद उसका जो वोल्ट में दिया होगा कुछ यूनिट, वही आ जाएगा किसमें, वैल्यू
इस प्रकार से आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं जब वोल्ट के रूप में दिया हुआ रहेगा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब बात करें हम लोग के सिलेबस में केवल कंपेयर करना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, जो हम लोग के काम का। ये तो केवल बेसिक था कि किसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या करता है? बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं फैक्टर डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर होता है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है। देखिए पहली बात हम लोग क्या कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो देखिए इसी से निकालेंगे। यह न्यूक्लियस है, जितना नजदीक रहेगा क्या होगा, जितना नजदीक रहेगा ये इलेक्ट्रॉन उतना नजदीक में रहेगा, उतना नजदीक में रहेगा तो न्यूक्लियस जो ज्यादा पावर से खींचेगा। ज्यादा पावर से खींचा मतलब क्या, हमको छुड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो। दूर रहता है तो न्यूक्लियस का पावर कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है, तो वो उसमें हम कम एनर्जी दे देंगे तो फटाक से छोड़ देगा। लेकिन जितना नजदीक जाएगा न्यूक्लियस के पास जाएगा उतना पावर से क्या होगा, ये उतना पावर से न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। जितना नजदीक बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, नजदीक में होगा, उतना ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा छुड़ाने के लिए। क्यों? ये उतना जोर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साइज यदि बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि इसको कम एनर्जी दे देंगे ना तो ये क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। मतलब ये साइज जितना बड़ा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगा, मतलब एक दूसरे का विपरीत। मतलब साइज बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम मतलब साइज बड़ा। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो साइज क्या हो गया, छोटा। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे 3 सेल बना देते हैं ऐसे, ये बड़ा सेल हो गया, बड़ा आइटम हो गया, ये छोटा आइटम हो गया, दोनों गैसियस आइटम है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी उससे ज्यादा इसमें छुड़ाने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे नजदीक में है। न्यूक्लियस नजदीक में तो ज्यादा जल्दी खींचेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब दूर में है, दूर में है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से नहीं खींच पाएगा, और ज्यादा जोर से नहीं खींचेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। ये क्या करेगा, ज्यादा जोर से खींच लेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज पे। किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई चीज 10 है, कोई चीज क्या है 10 है, और यहाँ पे मान लीजिए 100, ये 10 के बराबर हो जाता है 1/100। क्या हो जाएगा, 10 के बराबर 1/100। या फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे नहीं, इसको 5 ही 2 रखिए, 2। ये 10 के बराबर क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये 2 क्या करता है, हम यदि इस 2 को इसमें डिवाइड करें 1 में, तो ये 10 के बराबर अभी हो जाएगा 0.5। मतलब इस साइड का 0.5 10 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यदि 2 का बढ़ा दे, 2 का मान बढ़ा दे, मतलब ये 2 को बढ़ा दे, अब क्या कर दे, यहाँ पे कर दे 1/4 कर दे, मतलब इस 2 को हटा दो। मतलब यहाँ दूसरा केस में ले लेते हैं कि 10 बराबर 1/4, केवल निचला वैल्यू को हम बढ़ा दिए। तो देखते हैं अब क्या हो जाएगा। इसमें था 10 बराबर 0.5, 10 ये और 2 से भाग दिए इसमें तो 0.5,
10 बराबर ये क्या हो जाएगा 0.25। तो 0.5 ज्यादा हुआ कि 0.25। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या डिजिट है, यहाँ भी क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ देखिए 50 है, यहाँ 25। मतलब एक तरह से मानिए तो ऐसे बोला नहीं जाता, फिर भी समझने के लिए यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, दशमलव के बाद यहाँ 50, यहाँ 25। तो 50 ज्यादा हो गया ना। तो हमने क्या देखा, इसका यदि ये बढ़ा देते हैं तो ये घट जाता है। क्या हो जाता है, इसका वैल्यू घट जाता है। इसका वैल्यू क्यों घटा, कैसे घटा, देखिए क्योंकि यहाँ 10 में 4 भाग क्या हो गया, इसी का 4 भाग में 1 भाग में 0.25 हो गया। और ये 10 में आधा आधा है, 1/2 का मतलब हो गया 10 का आधा, ठीक है। और यहाँ 1/4 का मतलब 10 का 4 भाग। तो ये वैल्यू कम हो जाता है और ये वैल्यू क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिस कारण से इसका यदि हम साइज बढ़ा देते हैं क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कम होने लगेगा। नहीं समझ में, एक का साइज बढ़ने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि साइज एक चीज बढ़ो दूसरा साइड का घटो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इस साइड का भी बढ़ेगा उस साइड का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का। अब बात करते हैं दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा, ये भी हम लिख देते हैं कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑर्बिट की संख्या यदि बढ़ रहा है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है तो और किसी में कम हो रहा है, जैसे ये एटम ले लेते हैं, इसी का लेते हैं, देखिए ये बड़ा हो गया, ये एटम में कितना कक्षा है, n बराबर 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट, n बराबर थर्ड मतलब 3 ऑर्बिट। इसमें n बराबर 1 एक ऑर्बिट, n बराबर 2 मतलब इसमें 2 ही ऑर्बिट है और इसमें 3 ऑर्बिट है। ये न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के क्या है, ये नजदीक है, और ये क्या हो गया दूर है। ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, और साइज जब बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से साइज बढ़ा, तो साइज बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, जब ये साइज बढ़ जाता तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता, कम हो जाता। मतलब ये भी कह सकते ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, या उसी को सेल भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 100% सही है क्या, नहीं है ना। क्यों, हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे इधर की ओर जाते हैं तो साइज घटता है, जबकि ऑर्बिट नंबर क्या होते जाता है, बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है, सेल बढ़ता है, फिर भी हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में इधर जाने से उसका साइज घटाते हैं। तो ये हर जगह के लिए सही नहीं, लेकिन सही है फिर भी। तो तीसरा और क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए किसके प्रोपोर्शनल, जो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। ये जितना नजदीक लाएगा मतलब जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब कि ये जितना न्यूक्लियस के पास में आएगा तो उतना जेड इफेक्टिव बढ़ा, बाहरी इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास में आएगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ा, और जेड इफेक्टिव बढ़ा तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। ये डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। और किस बात पे डिपेंड करेगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद नहीं करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो देना पसंद नहीं करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, कम देना पसंद करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी का, अर्थात कॉन्फ़िगरेशन का हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप कितना देखें, 4 को देखें। पांचवा आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरिंग ऑफ शील्डिंग, मतलब कि चाहे साइज कितना बढ़ जाए लेकिन शील्डिंग जब कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम चक्कर लगा रहा है, ये साइज छोटा कर ये लेगा। तो फ्लोरिंग जितना होगा, मतलब कम में जितना वो चक्कर लगाएगा उतना साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लोरिंग ऑफ शील्डिंग का। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मान लीजिए इसमें ये सब कम चक्कर लगा रहा है, कम धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा चक्कर लगाते, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और साइज जब घटा इसका मतलब शील्डिंग क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। शील्डिंग बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन ये किस में ऐसा होता है, हम तो इसको नहीं कहेंगे कि जो शील्डिंग किसको कहते हैं, जो ज्यादा खींच लिया उसको शील्डिंग, जो ज्यादा खींचता तो उसको ज्यादा इफेक्टिव। ये चक्कर धीरे धीरे लगाता है, जिस कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और साइज घट जाता है। तो ये जो साइज घटता है उसका रीजन क्या होता है, भले ही ऑर्बिट बड़ा होने के बाद भी क्या होता है, साइज घट जाता है। उसका रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर में धीरे 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 चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाता है, जिस कारण ये धीरे धीरे लगाता है, इसीलिए उसको पुअरिंग शील्डिंग कहते हैं। और जो जितना धीरे लगाएगा तो उसका साइज उतना छोटा होगा, और उतना साइज छोटा हुआ इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, पुअरिंग ऑफ मतलब कि जितना वो धीरे धीरे लगाएगा, चक्कर लगाएगा, उतना हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा कि कम। वो जितना धीरे धीरे लगाएगा उससे उसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन वो जितना फास्ट लगा देगा उतना क्या करना पड़ेगा हमको, कम एनर्जी। मतलब उल्टा, जो धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा ज्यादा लगेगा। जब ये फास्ट हो जाएगा, पुअरिंग नहीं होके केवल शील्डिंग इफेक्ट कर दिखाने लगेगा, फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास 5 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर, 5 फैक्टर, जिस कारण से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें भी खास करके डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एस और पी में तो उतना दिक्कत नहीं होता है। रीजन ये है कि डी और एफ ब्लॉक पुअरिंग ऑफ शील्डिंग दिखाता है, मतलब बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग दिखाता है, जिस कारण से क्या होता है, इसका बुक में भी आप सही से पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक में तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है। साइज भले ही रेगुलर होता है लेकिन वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, ऊपर जिंक कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 10। ठीक है, तो इसमें जनरली साइज इधर बढ़ता है, क्या होता है, जनरली साइज इधर बढ़ता है, घटता है, इधर बढ़ता नहीं है, इधर घटता है। जनरली क्या होता है, साइज डिक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज जनरली क्या होता है, साइज घट जाता है। इसीलिए इधर जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्या बोले, जिसका साइज घटेगा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, जनरली क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है,
जनरली हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि सही पूरा लगातार होगा, जनरली मान लीजिए, ऐसा बुक ने भी माना है, ठीक है। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब इससे आगे का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, फ्लोर, निकल, कॉपर, जिंक। ये जनरली ऐसे होता है, शायद डिक्रीजेज, जनरली होता है। जब ये जनरली घटता है तो ये क्या हो जाएगा, शायद रेडियस, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ये भी जनरली इसमें भी लगा देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। हम जनरली बोले तो मान लीजिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ये ऑर्डर है, मानना पड़ेगा फर्स्ट ही, क्यों, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल गैसियस आइटम है सब, और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बार निकाल देते, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबका फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या हो सकता है, इसका जो ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इरेगुलर ट्रेंड होता है, इरेगुलर ट्रेंड होता है। आप लोग को इस बीच वाले का बात नहीं करना है, जितना हम बता रहे केवल उतना ही याद रखना कि क्या होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। स्कैंडियम, स्कैंडियम का सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और Fe और जिंक, जिंक का सबसे ज्यादा होता है। जिंक का सबसे ज्यादा इसीलिए होगा फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर इसमें लग जाते हैं, जितना अभी बताए थे, डिपेंड जितने आप करना, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है। और ये बीच में क्या होगा, इरेगुलर ट्रेंड हो जाएगा। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि हम बात करें तो किसका होगा, स्कैंडियम का। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा जिंक का, उसके बाद Fe का, कॉपर और का नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देख ली किसका ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसका होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का बात यहाँ लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या होगा, स्कैंडियम का तो सबसे कम होगा, लोवेस्ट ही होगा। हाईएस्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, किसका आ जाएगा, कॉपर का आ जाएगा और निकल का। हाईएस्ट किसका हो जाएगा, कॉपर और निकल का हो जाएगा। कॉपर का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, निकल का कम हो जाएगा। अब देखिए ये बीच में फिर क्या होगा, इरेगुलर ट्रेंड होगा। ट्रेंड्स होता है। अब देखिए इस सब का बात तो हम बता सकते हैं इजी से, क्योंकि इस सब को फिक्स किया हुआ है। तो देखिए स्कैंडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे क्या, इसमें देखिए S वाला से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, क्यों, ये ना तो स्टेबल है, नहीं ये क्या है, फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आसानी से ये दे देगा, इसीलिए क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे कम होता है, इसीलिए इसमें भी क्या है, सबसे कम है। इसमें बात करते हैं जिंक का।
जिंक का मैक्सिमम क्यों होता है? जिंक का मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए होता है क्योंकि इसका होता है 4s2 3d10। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फुल फील्ड है, पूरा स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। भाई जब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये फुल फील्ड है, स्टेबल है। कोई व्यक्ति यदि पूरा स्टेबल हो वो किसी को इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ भी देना पसंद नहीं करेगा। देखिए अभी यदि आपको पढ़ना न पड़े और आपको मम्मी पापा बोल देंगे बेटा तुम आजाद रहो, तुम्हारा जीवन भर मतलब जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा हम फ्री में देंगे, तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कभी भी आप पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, उस समय आप स्टेबल हो जाइएगा। और यदि आपको बोलेगा यदि मेहनत करेगा बढ़िया रिजल्ट आएगा तभी कहीं पढ़ने भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस समय आप स्टेबल नहीं हो, उस समय आप अनस्टेबल है। जब आपको गार्जियन प्रेशर दे रहे हैं उस समय आप अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपको प्रेशर है कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज पढ़ना है। लेकिन यदि कोई फ्री है, हमेशा घूमता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल है, तो वो क्या होता है, उसे कोई चीज का टेंशन नहीं होता। यही बात यहाँ पे है, ये फ्री है, इसे कोई चीज का टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जितना चीज का जरूरत है उतना ही है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, बी में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या है ये स्टेबल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए क्या होता है ये आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इसमें बात करते हैं, डी में 10 चाहिए था, डी में 1 ही है, जिस कारण ये जल्दी आसानी से दे देता है। ठीक है, आप सेकेंड का बात करें। सेकेंड में कॉपर क्या होता है, पूरा होता है। कॉपर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 4s1 3d10 होता है, कॉपर का होता है ना, लेकिन एक आयोनाइजेशन एनर्जी पहले दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 0, मतलब s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, s ऑर्बिटल खाली। यहाँ पे हो जाएगा 3d10, तो ये d में 10 चाहिए, तो पूरा स्टेबल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पूरा इलेक्ट्रॉन है मतलब फुल फील्ड है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन अपना देना पसंद नहीं करेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो D9 हो जाएगा, और D9 हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, फुल फील्ड है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल। अब तीसरा का बात करेंगे, स्कैंडियम है, कॉपर और जिंक, एनर्जी इसका 3 जो होता है, ये रेगुलर टनल होता है, ये बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें सही चीज होता है, जैसे इसका देखिए 4s0 इसका भी, 4s0 इसका भी, कोई दिक्कत, 3d10 इसका भी, 3d10 इसका भी, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d9 ही होगा ना, 3d9, एक इलेक्ट्रॉन इससे 2 इससे निकल जाएगा, 4s1 3d10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। एक इससे गया तो एक से यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 3d9, यहाँ पे 3d10, मतलब ये स्टेबल है इसीलिए ऐसे हो गया। तो आप ये तीनों को देख लिए, ये सब डिफिकल्ट है लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का यदि बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा जिंक का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का, यदि सबसे लोएस्ट का बात करें ये स्कैंडियम हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का बात करें लोएस्ट स्कैंडियम, आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट सेकंड का बात कर रहे हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉपर। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका लोएस्ट क्या होगा, स्कैंडियम होगा, हाईएस्ट जिंक होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये समझ लिए होंगे, और ये याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट किसका होता है और लोएस्ट किसका होता है। अब बात करते हैं किसका, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का। तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जनरली मान लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऐसे है जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड मान लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है देखिए बताते हैं, ये जो मैग्नीज है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है, 4s2 3d5
और इसका क्या होगा 4s2 3d6 होगा कि नहीं होगा। तो ये हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, मतलब दो पहले से निकला हुआ है, दो जो पहले से निकला हुआ है तो इसका मतलब 4s 0 है और 4s 0 है। क्यों, पहले बड़े सेल में से निकाल दिए। अब देखिए, अब इसमें से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो देखिए, ये यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, मतलब हाफ फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये यदि दे देगा कि ये 3d4 मतलब अनस्टेबल और ये स्टेबल, तो बताइए ये एक दे के स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बिल्कुल होना चाहेगा। ये बहुत जल्दी दे देगा, फटाक से दे देगा, इजी दे देगा स्टेबल होने के लिए। और ये चाहेगा कि हम नहीं दे, क्यों, क्योंकि हम पहले से स्टेबल है, इसीलिए ये ऑर्डर में यहाँ आ जाता है और एफ ही कहाँ चले आता है, क्रोमियम से, मतलब इतना जल्दी दे देता है कि क्रोमियम ही इसिलेट से देता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है 3d के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वेनेडियम। वेनेडियम के बाद कौन दे देता है, एफ ही देता है। उसके बाद कौन देता है, क्रोमियम। फिर मैग्नीज कहाँ चले जाता है, कोबाल्ट के बाद, मतलब इतना लेट से देता है कि कोबाल्ट भी पहले दे देता है। कोबाल्ट, फिर मैग्नीज, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। इस प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, थर्ड का करेक्ट ऑर्डर हुआ, एनर्जी थर्ड। इस प्रकार से आप क्या क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे का। ये तो पीरियड वाइज देख लिए, अब ग्रुप वाइज देखते हैं। और 4D और 5D इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि उसमें उसका बुक में जिक्र नहीं किया गया, और जो बुक में जिक्र नहीं किया गया उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो अभी पीरियड वाइज देख लिया, अब ग्रुप वाइज देखते हैं। ग्रुप में भी वेरिएशन है, बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है। उसके लिए आपको हम एक ट्रिक देते हैं कि किस ग्रुप का कैसा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, उसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ग्रुप यदि तीसरा आ जाए, मतलब ग्रुप तीसरा का मतलब हो गया स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम। इसमें क्या होगा, 3D का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद 4D का, उसके बाद 5D। मतलब इसका साइज नीचे बढ़ा, साइज बढ़ा, साइज इंक्रीज कर रहा है, क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऊपर की ओर। साइज नीचे बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ा, तो अर्थात ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा कि 3D का पहले आ जाएगा, 3D मतलब ये वाला, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया। उसके बाद 4D मतलब Y का, फिर La का। अब बात करते हैं इसका, ग्रुप चौथा, ग्रुप पांचवा, ग्रुप छठा, ग्रुप 10वां। ग्रुप चौथा, ग्रुप पांचवा, ग्रुप छठा, ग्रुप और कौन सा, ग्रुप 10वां। 4, 5, 6 और 10, मतलब हम ग्रुप 10 का लेके देख रहे हैं। निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। ये 3D का है, ये 4D, ये 5D। इसका साइज नीचे की ओर बढ़ता है, क्या हो रहा है, साइज नीचे की ओर बढ़ता है, आयोनाइजेशन भी नीचे की ओर बढ़ता है, आयोनाइजेशन भी नीचे की ओर ही बढ़ता है, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन भी क्या करेगा, एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी नीचे की ओर इंक्रीज करता है। देखिए आपने अभी हम देखे थे साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो साइज नीचे की ओर बढ़ा तो आयोनाइजेशन ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, नीचे की आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसीलिए बोला गया कि ये टॉपिक क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है।
क्योंकि इसमें एक भी रूल सही से काम ही नहीं करता है। कहीं साइज वाला फैक्टर काम करता है, कहीं जेड इफेक्टिव करता है, कहीं पोरिंग ऑफ शील्डिंग करता है, कहीं कॉन्फ़िगरेशन करता है, कहीं ऑर्बिटल नंबर करता है ना यार, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका बात करते हैं, इसमें क्या ऑर्डर दिया गया, 5D का सबसे ज्यादा, मतलब प्लेटिनम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद पैलेडियम का मतलब 4D का, फिर किसका, प्लेटिनम का, सॉरी ये निकल का ना 3D का निकल। अब इसका यदि बात करते हैं 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12 इस ग्रुप का यदि बात करते हैं 7, 8, 9, 11, 12, इसका क्या बोल रहा है, इसका और कोई और कहानी है, बोल रहा 5D का सबसे ज्यादा, उसके बाद 4D, उसके बाद सॉरी 5D 3D 4D, मतलब हम एक ग्रुप ले लेते हैं क्या, जिंक कैडमियम Hg, मतलब ये हमें 12वां ग्रुप ले लिए, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। नीचे की ओर आने पे साइज बढ़ गया, साइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो ऊपर जाने पे क्या होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था, या फिर नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ये बोलेगा नहीं हमारा उल्टे कहानी है, ये सब ग्रुप का क्या है, उल्टे कहानी है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हो जाएगा Hg का, उसके बाद जिंक का हो जाएगा और फिर कैडमियम का हो, समझ सकते हो। इसीलिए ये टॉपिक क्या है, डिफिकल्ट है, आप इस सब को याद रख लीजिएगा, आसानी से आप कहीं भी बना सकते हैं, और आपको पीरियोडिक टेबल तो जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे लेंथेनाइड सीरीज का। देखिए लेंथेनाइड सीरीज होता कहाँ है, स्कैंडियम, येटिरियम और लेंथेनम, लेंथेनम की जस्ट बगल में होता है, 58 से एटॉमिक नंबर कहाँ तक होता है, 71 तक। अभी हम देखे थे 3 ग्रुप का, मतलब तीसरा ग्रुप का क्या था, नीचे आने पे क्या हो रहा था, उसका साइज बढ़ रहा था, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, ये साइज है, नीचे आने पे घटता है, ये बढ़ता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसका साइज S ब्लॉक के बराबर होता है, साइज कैसा होता है, S ब्लॉक के जैसे होता है। हम इसको लिख लेते हैं, ये हम लिखेंगे लार्ज साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, लाइक किसके तरह, लाइक S ब्लॉक, S ब्लॉक की तरह क्या होते हैं, इसके साइज बड़े होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, उधर जाने पे घटेगा, साइज क्या होगा, इसका भी घटेगा। देखिए लेंथेनम का जब हम बात करें लेंथेनाइड सीरीज का, तो क्या होता है, सीरियम, परसुडाइमियम, एसियम, कितना हो गया, 3 दूना 6 और 3 तियाने 12, ठीक है। लीजिए जनरली साइज डिक्रीजेज, मतलब इधर जाने से साइज घट जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा जनरली, हमेशा नहीं, इसमें भी क्या होगा, उल्टा उल्टा हो सकता है जनरली, लेकिन बाद वाला और ये वाला सेम ही होगा, जनरली साइज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, ठीक है, साइज क्या हो गया, डिक्रीज करता है। अब इसके देखिए इसमें क्या होता है, ये गैडोलियम है, ठीक है ना, इससे इधर और इससे इधर, मतलब यहां तक मान लिया जाता है कि एस्ट्रोनशियम से कंपेरेबल है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन जितना एस्ट्रोनशियम का है उतना ही इसका भी है, क्या होता है, कंपेरेबल विथ, कंपेरेबल किससे करते हैं, एस्ट्रोनशियम से, कंपेरेबल विथ एस्ट्रोनशियम, ठीक है। इसको कंपेरेबल कहां से करते हैं, गैडोलियम से इधर आगे का बात करें, इसको कैल्शियम से कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, कैल्शियम से, कंपेयर विथ कैल्शियम, कंपेयर विथ कैल्शियम, ठीक है। गैडोलियम से पहले
आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, कंपेयर करते हैं हम किससे, कंपेयर विथ स्ट्रोंशियम, और इसमें क्या किसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ कैल्शियम। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी बात भी जान गए कि जो गैडोलियम से पहले जो कंपेयर करते हैं एस ब्लॉक के किस एलिमेंट से, एस ब्लॉक के स्ट्रोंशियम से करते हैं, और इसमें एस ब्लॉक के किस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, कैल्शियम से करते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम डिटेल में लिखते आगे। ठीक है, देखिए क्या लिखे, देयर आयोनाइजेशन फर्स्ट वैल्यू आर कंपेरेबल, जी इसके पहला आयोनाइजेशन वैल्यू होते हैं लेंथेनाइट सीरीज में कंपेरेबल होते हैं विथ दैट ऑफ कैल्शियम, किसके साथ, कैल्शियम के साथ कंपेरेबल होते हैं। कितना, 600 किलो जूल, मान लेते हैं पहला आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 600 किलो जूल है लेंथेनाइट सीरीज का। ठीक है, एज वेल एज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी, साथ ही दूसरा जो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वैल्यू आर कंपेरेबल विथ दैट ऑफ कैल्शियम, आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम का दूसरे आयोनाइजेशन एनर्जी से भी कंपेरेबल होता है, अर्थात कैल्शियम का दूसरा एनर्जी कितना है, कैल्शियम 1200 किलो जूल पर मोल, तो हम यही लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, ये तो जनरल बात हुआ, लेकिन यदि स्पष्ट हमें पूछे कि गैडोलियम से पहले, तो हमें बताना पड़ेगा स्ट्रोंशियम। ठीक है, इस प्रकार से आप लेंथेनम का भी देख लिए। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का यदि बात करें ल्यूटियम, गैडोलियम और लेंथेनम, इस सब का क्या होता है, एबनॉर्मल आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ड्यू टू, किसके कारण, ये तीनों का क्या होता है 5d1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ड्यू टू 5d1 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू 5d1 कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम केवल ये जान लेते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो हाईएस्ट क्या होगा लेंथेनम का, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, ये सब लेंथेनाइट सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी यदि हम फर्स्ट का बात करें तो ल्यूटियम का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, क्यों, ल्यूटियम में देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो 7s2 नहीं 6s2 ना, 6s2 4 या 14 5d1 यही होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ये 0, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्टेबल, इसीलिए ये क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे कम होता है, फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देता है। एटरियम का, ये टर्बियम का यदि बात करें तो उसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 6s2 4 या 14 और 5d0, मतलब पहले से ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जिस कारण से ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होता है I1 का, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट होता है, ल्यूटेशियम का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, ऐसे हो गया, तो ये अब देना पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगा सेकंड में। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट होगा, लेंथेनाइट सीरीज में, ये टर्बियम का, मतलब ये टर्बियम इसी का बात करते हैं, ये 2 त्याग देगा उसके बाद की और 14 बच जाएगा, इसका मतलब ये भी स्टेबल होगा। इस प्रकार से आज क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हम खत्म किए लेंथेनाइट सीरीज में और डेवलप एलिमेंट में। ठीक है, तो जहां तक हुआ अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए, बेहतर किया, बहुत सारे बुक में भी इससे ज्यादा डिटेल कहीं नहीं मिला, तो हम आशा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।